हेलो बच्चों, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सीए चिरंजीव जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। हम रिवाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 दैट इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन कर लिया है। आज कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर, ये अर्ली सेटलमेंट क्या होता है? ध्यान सुनेगा। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके एक्चुअल सेटलमेंट डेट से पहले, एक्चुअल सेटलमेंट डेट कैन बी आइदर रिडम्पशन डेट और कन्वर्सन डेट, तो उसके रिडम्पशन डेट या कन्वर्सन डेट से पहले ही एंटिटी उसे या तो रीपर्चेज कर लेता है या तो रिडीम कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं अर्ली सेटलमेंट ऑफ सच कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हमें अब ये देखना है इस टॉपिक में कि ऑन अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? करेक्ट। तो लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाते हुए सबसे पहले आपको फाइंड करना है द कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट एज वेल एज इक्विटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज डेट। यानी से इक्विटी कंपोनेंट को तो आप रिवर्जन नहीं करते, तो जो इक्विटी कंपोनेंट का जो इनिशियल रिकॉग्नाइज अमाउंट था वही उसका कैरिंग अमाउंट होगा ऑन रीपर्चेज डेट और रिडम्पशन डेट, मींस दैट इज अर्ली सेटलमेंट डेट। समझ में आया? बट कहने से लायबिलिटी कंपोनेंट को हम रीमेजर करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं ऑन सब्सिक्वेंट डेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज और रिडम्पशन डेट दैट इज अर्ली सेटलमेंट डेट। तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? अप्लाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड उसको अप्लाई करते हुए आपको फाइंड आउट करना है कैरिंग अमाउंट दैट इज amortized कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट ऑन अर्ली सेटलमेंट डेट दैट कैन बी आइदर रीपर्चेज डेट और रिडम्पशन डेट। समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 में आना है। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड ऑन अर्ली सेटलमेंट, मींस व्हिच कैन बी आइदर ऑन बायबैक और ऑन रिडम्पशन। समझे? तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड फॉर अर्ली सेटलमेंट वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसे आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड को आपको स्प्लिट करना है दोनों कंपोनेंट में, लायबिलिटी कंपोनेंट में एज वेल एज इक्विटी कंपोनेंट में ऑन रीपर्चेज डेट। मीन स्प्लिट करना है, मीन्स आपको ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने, एंटिटी ने ऑन रीपर्चेज या ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी कंपोनेंट के लिए कितना पे किया है एंड इक्विटी कंपोनेंट के लिए कितना पे किया है, वो आपको कैलकुलेट करना है बाय स्प्लिटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड ऑन अर्ली सेटलमेंट डेट। समझ में आ गया? तो उसको स्प्लिट कैसे करें वो हमें समझना है। तो जो भी कंसीडरेशन पेड किया है उससे पहले आप माइनस कर दीजिए फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज डेट और ऑन रिडम्पशन डेट। समझ में आ गया? करेक्ट। और जो रेसिडुअल अमाउंट होगा वो होगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज डेट और रिडम्पशन डेट। सर, ये फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करें? तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो ऑफ सच लायबिलिटी कंपोनेंट ऑन द डेट ऑफ रीपर्चेज डिस्काउंटेड बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? तो आप कैसे निकालोगे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट रीपर्चेज डेट? आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो, डिस्काउंट करना है बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ऑन रीपर्चेज डेट, करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रीपर्चेज डेट। समझ में आ गया? पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है। तो क्योंकि आप आज के दिन फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आज का जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको यूज करना है। गॉट दिस पॉइंट? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रीपर्चेज डेट और रिडम्पशन डेट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपने ये कैलकुलेट किया तो उसको कंसीडरेशन पेड, टोटल कंसीडरेशन पेड से माइनस कर दिया, तो जो रेसिडुअल अमाउंट होगा वो होगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट ऑन अर्ली सेटलमेंट डेट। करेक्ट। नाउ हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन रीपर्चेज या ऑन रिडम्पशन दिया हुआ हो, तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा दोनों कंपोनेंट में, मिस लायबिलिटी कम इक्विटी कंपोनेंट में, इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू, इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। हाउएवर टिल नाउ कोई भी क्वेश्चन ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आईसीएस स्टडी मैटर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट गिवन
ऑन रीपर्चेज डेट, तो उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा दोनों कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू मींस इस फेयर वैल्यू के रेशियो में आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जो भी आपका जो कंसीडरेशन पेड था उसमें आप उसको ऐड कर दोगे। करेक्ट, मींस जो लायबिलिटी कंपोनेंट का कंसीडरेशन पेड आया उसमें उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड कर दोगे, जो इक्विटी कंपोनेंट का जो कंसीडरेशन पेड आया है उसमें तो उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड कर दोगे। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। नाउ आफ्टर अप्लाइंग स्टेप नंबर 2 कम टू स्टेप नंबर 3। ना स्टेप नंबर 3 में आप कैलकुलेट करोगे गेन और लॉस ऑन रीपर्चेज। गेन और लॉस ऑन रीपर्चेज तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी आपने फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड एलोकेट किया है इन लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट, ऑफ कोर्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा उसमें आप उसमें इस कंसीडरेशन पेड में वो ऐड कर दिया गया है। करेक्ट, तो एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट गिवन द क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आपने उस कंसीडरेशन पेड में उसको ऐड कर दिया है, नहीं ऐड किया तो कर दो। बट इसमें से माइनस कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज डेट, जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। जो डिफरेंस होगा वो गेन और लॉस होगा। ध्यान देखिएगा, जो लायबिलिटी कंपोनेंट का डिफरेंस है गेन और लॉस है उसे आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर जो इक्विटी कंपोनेंट का जो डिफरेंस है गेन और लॉस है उसे आप पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, उसको आप अदर इक्विटी दैट इज रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे। गॉट दिस पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट है। ये जो गेन और लॉस है उसको रिकॉग्नाइज करोगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस इन पीएल। सेकेंड, ये जो डिफरेंस है उसको आप ट्रांसफर करोगे अदर इक्विटी में। करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑन रीपर्चेज डेट? तो जर्नल एंट्री क्या होगा फॉर रीपर्चेज ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट? सिंपल जर्नल एंट्री, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट बैंक, जो डिफरेंस होगा उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री फॉर रीपर्चेज ऑफ इक्विटी कंपोनेंट? सिंपल जर्नल एंट्री है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट बैंक, जो डिफरेंस होगा उसको ट्रांसफर कर दीजिए अदर इक्विटी दैट इज रिटेन अर्निंग अकाउंट। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, सुपर इजी कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन लेने से आपको समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो कैन वी टेक दैट क्वेश्चन? नाउ चलिए क्वेश्चन करते हैं ऑन अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि उसे आपको किस तरह से एग्जाम में करना है। कैन वी स्टार्ट? यस सर। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। करेक्ट। So what is the question? On 1st Jan 1999, A Limited issued 10% convertible debenture with a face value of 1000 maturing on 31st December 2008। तो देखिए इसका जो सेटलमेंट डेट, जो एक्चुअल सेटलमेंट डेट है वो क्या है? 31st December 2008 है। करेक्ट, अंडरस्टूड। The debentures is convertible into equity shares of A Limited at conversion price of 25 per share। तो ऑफकोर्स ये आपका कन्वर्सन डेट हो गया। करेक्ट। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली इन कैश। इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली इन कैश, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। एट द डेट ऑफ इशू ए लिमिटेड कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डेट विद अ 10-year टर्म बियरिंग ए कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। तो 11% क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं जो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5.5% होगा। और ये जो 10% है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो 5%। 5% ऑन हाफ ईयरली बेसिस चलेगा? यस सर। तो दिस इज आपका ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाते हुए आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है ऑन द डेट ऑफ अर्ली सेटलमेंट। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट क्या बोलता है? ऑन 1st Jan 2004 मीन्स आफ्टर 5 ईयर, मीन्स बिफोर एक्चुअल सेटलमेंट डेट। करेक्ट, तो आफ्टर 5 ईयर द कन्वर्टेबल डिवेंचर हैज ए फेयर वैल्यू ऑफ 1700। बोला आज के दिन उसका फेयर वैल्यू कितना है? 1700। कि नहीं, यही उसका कंसीडरेशन पेड होगा ऑन अर्ली सेटलमेंट। करेक्ट। ए लिमिटेड मेक ए टेंडर ऑफर टू द होल्डर ऑफ डिवेंचर टू रीपर्चेज डिवेंचर फॉर ₹1700 विच द होल्डर एक्सेप्ट। मीन्स वो क्या बोलता है कि कंपनी एक ऑफर दिया डिवेंचर होल्डर्स को कि वो 1700 में पूरे इंस्ट्रूमेंट को खरीदना चाहता है। तो दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड फॉर द बायबैक ऑफ सच डिवेंचर ऑन 1st Jan 2004। इतना बात समझ में आया? एट द डेट ऑफ रीपर्चेज, बोला कि रीपर्चेज के दिन ए लिमिटेड कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डेट विद ए 5-year टर्म बियरिंग कूपन, क्योंकि ये 5 साल रिमेनिंग 5 साल बचा हुआ है, तो विद ए 5-year टर्म बियरिंग कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो आज के दिन उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 8%। 8% एनुअल है तो 4% हो जाएगा हाफ ईयरली। करेक्ट। तो हाउ एन एंटिटी अकाउंट फॉर इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑन द इंसेप्शन? बोला इंसेप्शन मींस ऑन जब कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया तो उस दिन का क्या जर्नल एंट्री होगा वो आपको देना है। एंड द डेट ऑफ रीपर्चेज ऑफ कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट आपको ये जर्नल एंट्री देना है। करेक्ट, गॉट दिस पॉइंट?
तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाते हुए जो जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड था ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, उसको आपको स्प्लिट करना है लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट में बाय अप्लाइंग इंड AS 32 रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है एज ऑन 1/1/1999 दैट इज इनिशियल रिकॉग्निशन डेट, आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। चलेगा? तो व्हाट इज द प्रोसीड रिसीव दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1000, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो प्रोसीड रिसीव विल बी 1000। अब आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, तो उसमें दो पार्ट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा 5% ऑफ 1000 दैट इज ₹50, और उसको आप पे करोगे कितने हाफ ईयर में, 10 ईयर है तो 20 हाफ ईयर है, 20 हाफ ईयर है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इंटरेस्ट, present value of interest payment for how many year, for 20 half year, at which rate, at market rate of interest। तो 11% उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो डिस्काउंट करोगे 5.5% में, 5.5% में। तो वही क्या, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 11% पर एनम। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हुआ, ये 50 आपने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5% ऑफ 5% ऑफ 1000 आपने लगाया है, तो ये हो गया 50 को डिस्काउंट करोगे बाय अप्लाइंग 5.5%। समझे? तो वही किया हमने, 50 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट अ रेट ऑफ 5.5% फॉर 20 हाफ ईयर। तो उसका एन्युटी फैक्टर आप निकाल सकते हो, तो 50 इंटू 11.950 उसका एन्युटी फैक्टर हो गया, तो ये हो जाएगा 597.50। करेक्ट? तो आएंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट में। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट के पहले आपको ये समझना है कि ये जो कन्वर्टेबल है वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल है या कंपलसरी कन्वर्टेबल है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपलसरी है या ऑप्शनली है। तो एज पर ICAI सोल्यूशन जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा यही मानोगे ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। तो व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्योंकि यहाँ लिखा डिबेंचर इज कन्वर्टेबल, ये नहीं लिखा है कि कंपलसरी कन्वर्टेबल है या ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एज पर ICAI सोल्यूशन आप यही मानोगे ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, और जब भी ऑप्शनली कन्वर्टेबल होगा तो कैन से इट विल बी इनिशियली क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, इनिशियली क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो जो उसका कन्वर्जन प्राइस है उसको आप डिस्काउंट करोगे by using the same rate of interest, means market rate of interest। correct? understood? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्योंकि उसका जो रिडम्पशन वैल्यू या कन्वर्सन वैल्यू दैट इज ₹1000 उसको आप डिस्काउंट करेंगे बाय यूजिंग सेम 5.5% फॉर 20 हाफ ईयर, और 1000 विल बी 0.343 उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, ये उसका आपका डिस्काउंटेड अमाउंट आ गया। तो टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट हो गया 940 विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा 1000 माइनस 940 60 दैट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के ऊपर निर्भर था। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, फाइनेंशियल लायबिलिटी ब्रैकेट में लिखोगे टू 10% ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, इक्विटी कंपोनेंट लिखोगे ब्रैकेट में, इक्विटी कंपोनेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अमाउंट क्या होगा 940 एंड 60। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ना आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन रीपर्चेज डेट। ऑन रीपर्चेज डेट सबसे पहले क्या करो, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड है दैट इज 1700 उसको आप एलोकेट कर दोगे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, फेयर वैल्यू इक्विटी कंपोनेंट उसमें आप एलोकेट करोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज डेट, तो आपको कंसीडरेशन पेड कितना गया 700, उसको आपको एलोकेट करना है लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट में। तो लायबिलिटी कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अब रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कैश आउटफ्लो फॉर रिमेनिंग 10 ईयर डिस्काउंटेड बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8% एनुअली, तो कितना हो गया 4% हाफ ईयरली हो गया, तो उस बेसिस में आप उसको डिस्काउंट कर दोगे। करेक्ट? तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसा आप लोग डिस्काउंटेड बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट 1 सेकंड 50 रुपया होगा, उसको डिस्काउंट करोगे प्रेजेंट वैल्यू, उसको डिस्काउंट करोगे बाय टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 4% पर हाफ ईयर, 4% हाफ ईयरली बेसिस फॉर 10 हाफ ईयर, बिकॉज 10 हाफ ईयर मीन 5 साल बाकी है तो 10 हाफ ईयर बाकी है। करेक्ट? 10 हाफ ईयर, तो एन्युटी फैक्टर निकालते हुए आप इसको कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आ जाएगा इतना अमाउंट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ गया टोटल 1082, इसमें से अगर 1700 से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट ऑन रीपर्चेज डेट, ऑन रीपर्चेज डेट। तो आपको फेयर वैल्यू का स्प्लिटिंग हो गया,
अब आप क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट निकालोगे। अब लायबिलिटी कंपोनेंट रीपर्चेज डेट कैरिंग अमाउंट बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट नंबर 1 मींस आपको एक अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। या तो आप अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल प्रिपेयर कर लो, या आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अब रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो बाय यूजिंग द ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट ना, वो भी कर सकते हो। या तो आप एमोटाइज कॉस्ट टेबल कर लो, या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। मींस कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट ऑन 1/1/2004, ये एक शॉर्टकट है। मतलब एमोटाइज कॉस्ट टेबल 10 साल के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर। तो आपका ओरिजिनल ईआईआर क्या था, here because there was no transaction cost, so can you say 11% market rate of interest will be only original EIR, correct, understood। तो original EIR will be 11% per annum, why, because यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं था, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो EIR will be always equal to market rate of interest, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता तो ईआर एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज डिफरेंट। तो जब भी आप कैरिंग अमाउंट निकालते हो तो एमोटाइज कॉस्ट निकाल रहे हो, एमोटाइज कॉस्ट के लिए हमेशा आप क्या यूज करोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करोगे, करेक्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल ईआईआर दैट इज 11%, मींस हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5.5%। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 50 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट व्हाट रेट 5.5%, this you can easily calculate। तो 960 will be the carrying amount of liability component and carrying amount of equity component will remain same, वो उतना का उतना रहेगा, मीन 60 रुपीज जो इनिशियल अमाउंट था उतना ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे गेन और लॉस ऑन रीपर्चेज डेट। तो आपका ये लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया या आपका इक्विटी कंपोनेंट हो गया। पहले कंसीडरेशन पेड निकालोगे, वो कितना आएगा, कंसीडरेशन पेड वो आपका कितना आएगा, एज पर जो आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 1082 एंड 618 आ गया। तो 1082 एंड 618 आप लिख लीजिए। फिर कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट जो किया था वो लिख लीजिए। कैरिंग अमाउंट कितना था 962, तो 962 यहाँ लिख लीजिए और ये अनचेंज रहेगा, दैट इज 60 रुपीज। जो डिफरेंस होगा वो गेन और लॉस आएगा। जो लायबिलिटी कंपनी का जो डिफरेंस है वो पीएल में जाएगा। जो इक्विटी कंपनी का डिफरेंस है उसको अदर इक्विटी में ट्रांसफर करोगे। मींस जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, फॉर रीपर्चेज द लायबिलिटी कंपोनेंट 10% optionally convert debenture financial liability account debit to bank and the difference will be transferred to PL account. Similarly, on repurchase of equity component क्या एंट्री पास करोगे, 10% OCD ब्रैकेट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड जो डिफरेंस होगा उसको आप अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर दोगे। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ, अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बड़ा आसान है, ओनली कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करना है। मींस मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में, मैं बोलूंगा एक बार से अधिक दूसरे बार भी एक बार चेक कर लो कि आपने जो एन्युटी फैक्टर लिया है, आपने जो अमाउंट कैलकुलेट किया वो सही है या नहीं है। गॉट दिस पॉइंट, आई होप दिस कॉन्सेप्ट नंबर 2 यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप जो भी हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट में ये बताइए कि हाउ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, मीन्स आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। करेक्ट, ऑफकोर्स पसंद आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करके, मतलब हमें महसूस होगा कि यस आपको ये अच्छा लग रहा, तो हम और मेहनत करेंगे दूसरा वीडियो बनाने में। करेक्ट, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।